हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबको पता लग गया होगा कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो परसों डाली थी कि रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। तो आपको बताया था मैंने कि 27 को आएगी नोटिफिकेशन। तो आज ही है 27 और नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अब है ना अपन है ना 30 मार्क्स जो है वो स्कोर करेंगे अच्छे से, राइट। तो मैं MCQ सीरीज लेके आ रहा हूँ। ओके। तो जो भी मेरा पिछला चैनल है ना वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है उस चैनल में, तो उस करके है ना मैं अपना न्यू चैनल क्रिएट करा है। तो उस न्यू चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं केस स्टडी से। केस स्टडी 21। ओके। इससे पहले मेरा जो लास्ट चैनल था उसके ऊपर मैंने केस स्टडी डाल रखी है, लेकिन अब मुझे वो केस स्टडी दोबारा से इस न्यू चैनल पे अपलोड करनी होगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस केस स्टडी 21। क्वेश्चन के साथ साथ अपन सारा केस स्टडी कर देंगे, राइट। तो क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल ऑफ यूनिट गामा what would be the deemed cost or acquisition or improvement for the purpose of section 48 and 49 and resultant capital gain। अब देखो बेसिकली इसने क्या पूछा अपन से, स्लम सेल के ऊपर क्वेश्चन है कैपिटल गेन का, राइट। तो स्लम सेल के ऊपर अपन को पता है सेल्स कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ होता है। जो परचेज प्राइस होता है उसको अपन नेटवर्थ कैलकुलेट करके करते हैं, और इसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, राइट। तो देखो कैलकुलेशन गामा यूनिट पे पूछा इसने। डेल्टा लिमिटेड 3 यूनिट्स अल्फा बीटा गामा। अब गामा यूनिट ट्रांसफ़र कर दिया 28 Feb 21, राइट। अब बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट को हम लेंगे काम में, हम लेंगे अपन ये जब अपन को नेटवर्थ कैलकुलेट करना होगा। तो अब देखो सेल्स कंसिडरेशन है 1320 लैक्स, ओके। और फिक्स एसेट दे रखी है। फिक्स एसेट में क्या इंक्लूड है, लैंड है, परचेज प्राइस 90 और रीवैल्यूड कर रखा है उसको 135। तो अपन है ना रीवैल्यू को कंसीडर नहीं करते स्लम सेल में, राइट। तो 90 ले लेंगे फिक्स एसेट में जो लैंड की वैल्यू है, राइट। और अदर फिक्स एसेट, अब देखो फिक्स एसेट में से 90 तो हो गया। अब इसके अलावा और भी फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू कितनी है 690, विच रिप्रेजेंट WDV, ओके। तो अपन को WDV ही चाहिए होता है, ओके। एज पर बुक द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस एसेट एज पर इनकम टैक्स 615। तो अपन बुक्स वाले को छोड़ के सिर्फ इनकम टैक्स वाले कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन देखते हैं गाइस। सेल कंसीडरेशन है 1320। देखो पहले कैलकुलेट कर रखे थे, जिससे टाइम अपन का सेव हो चुके। सेल्स कंसीडरेशन 1320। अब अपन को कैलकुलेट करना है नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं। फिक्स एसेट में दो पार्ट थे, एक लैंड और एक अदर। लैंड पे रिवैल्यूएशन कर रखा था 135 पे, लेकिन अपन को लेना है परचेज प्राइस 90 ले लेंगे, और अदर का 615 WDV ले लेंगे एज पर इनकम टैक्स। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 705 आ जाएगा, राइट। और इसके अलावा दे रखा है अदर एसेट्स में गामा का 585 और लाइबिलिटी दे रखी है 135। तो 585 ऐड कर देंगे और लाइबिलिटी लेस कर देंगे, तो नेटवर्थ आ जाएगा 1155, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। देखो 1155 और कैपिटल गेन भी निकालने को बोला था, तो इसके ऊपर कैपिटल गेन निकाल देंगे अपन। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ओके, क्योंकि लेस देन पीरियड दिखा देता हूँ आपको। सेल करिए 28 Feb, ओके। और इसने परचेज करी थी मार्च 19। तो ठीक है, आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करना है। अब 19 मार्च में करा था और 21 में सेल कर दिया, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑन कैपिटल गेन कंप्यूटिंग ऑन सेल्स ऑफ स्लम यूनिट गामा। अब देखो इसके ऊपर अपन को निकालना है क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया था, इसके ऊपर टैक्स निकाल दो 165। अब इसके ऊपर देखो अपन का बेसिकली 25% लगेगा, ओके, क्योंकि इसकी जो टर्नओवर थी लास्ट ईयर में 40 CR थी, मतलब लेस देन 400 CR थी, ओके। अगर 16-17 में आए आपकी टर्नओवर लेस देन 400
करोड़ होती है तो आप पे 25% लगता है। और इसके अलावा प्लस में 7% और लग जाएगा सरचार्ज, क्योंकि एक्सीड हो गया 1 CR से। ओके, 1.65 CR है ना, प्लस 4% HEC तो लगता ही है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4590300। क्वेश्चन 3 गाइज, इफ यूनिट गामा वाज सेट अप ऑन 31 मार्च इंस्टेड ऑफ मार्च 19। अब देखो 10 में है 19 की जगह, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और सेल्स कंसिडरेशन दे रखी है 3000 लाख। ओके, जो 1320 थी उसकी जगह 3000 लाख दे दी। और यहाँ पे है ना देखो ये दे रखा है इंडेक्सेशन, इसको आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि स्लम सेल के ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। तो सिंपल है, सेल्स कंसिडरेशन दे रखी है, नेट वर्थ अपन ने कैलकुलेट कर रखी थी ऊपर देखो, और अब आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% प्लस 12% सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 10 CR से ज़्यादा होगी इनकम इसकी। और HEC लग जाएगा 4%। वट वुड बी मैट कंप्यूटेड अंडर 115 JB इफ डेल्टा इज लोकेटेड इन IFSC। अब IFSC में है तो आपको पता होगा 9% लगता है, ठीक है। और देखो 115 JB ये बुक प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है ना, और बुक प्रॉफिट दे रखे 400 लाख। ओके, तो कैलकुलेट करो 400 लाख पे 9% प्लस 7%, क्योंकि 1 CR से ज़्यादा हो गया, 4 CR है नहीं, प्लस 4% HEC। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इफ डेल्टा लिमिटेड इज लोकेटेड इन IFSC एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड 200 लाख, वट वुड दी टैक्स इम्प्लीकेशन डेल्टा एंड शेयर होल्डर। अब देखो IFSC में लोकेट होता है तो ATLA लगता है, और ATLA लगता है तो इस पर दोनों के हैंड में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो DDT इसको नहीं पे करना पड़ेगा और शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका आंसर देखें, नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन द हैंड्स ऑफ डेल्टा एंड नो इनकम टैक्स शेयर होल्डर। ओके, सो खत्म केस स्टडी 22 से। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। What is the amount of deduction under section 10AA और 35AD available to Ganga LLP while computing income under regular provision? तो अपन को डिडक्शन कैलकुलेट करना है 10AA और 35AD। तो देखो 10AA का वेरी सिंपल यार, देखो प्रॉफिट दे रहा है कैसे जेड का 60 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सपोर्ट से 120, और इन टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा 160। तो कैलकुलेशन देखो इसका 60 लाख मल्टीप्लाई 1.2 डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। और ये सेटअप देखो कब हुआ था 15-16 में। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में मिलता है 100%, नेक्स्ट 5 ईयर्स में मिलता है 50%। तो ये 6th ईयर है इसका, तो 50% का रिडक्शन दे दो, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लो, पार्ट कैलकुलेट करोगे तो 22.5 का रिडक्शन आ जाएगा 10AA का। ऐसे ही 35AD का निकाल देंगे। 35AD में 97 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, लैंड का दे रखा 32 और 32 जो लैंड का उसका नहीं मिलता डिडक्शन, तो 97 माइनस 32 कर देंगे, 65 का मिल जाएगा। ओके, 65 का 35AD में मिल जाएगा और 10AA का मिल जाएगा 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ गंगा LLP कंप्यूटेड अंडर द रेगुलर प्रोविजन। ओके, रेगुलर प्रोविजन में निकालना है अपन को। अब देखो पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ। 60 लाख का था 10AA में प्रॉफिट, ओके, और प्रॉफिट था 35AD का 160। देखो 60 10AA 160 35AD का। आप इस पर डिडक्शन लेस करेंगे, जो डिडक्शन अपन ने ऊपर कैलकुलेट करें 22 यहाँ पे कर देंगे, 65 यहाँ पे कर देंगे। ओके, अब ये इसका इनकम कितना आ गया 132.5, ठीक है। इसके ऊपर अपन टैक्स निकाल देंगे 132.5 के ऊपर। कैसे निकालेंगे, LLP है तो 30% निकाल देंगे, और सरचार्ज भी लग जाएगा 12%, एक्सीड हो गया लिमिट से, प्लस 4% HEC। तो गाइस कैलकुलेट करोगे तो 46,30,080 रुपीज़ आ जाएगा इसका टैक्स। ओके, अपन को जल्दी जल्दी करना ही। व्हाट इज़ द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो इसमें अपन ने AMT निकालना है 115 JC में। ओके, तो AMT निकालने के लिए अपन को क्या प्रोविज़न याद रखना पड़ेगा, जो भी अपन ने डिडक्शन कैलकुलेट करी थी ना, वो डिडक्शन को अपन को ऐड बैक करना है। डिडक्शन अलाउड नहीं करता AMT। ओके, तो देखो 132.5 निकाला था अपन ने टोटल इनकम, इसमें ऐड कर देंगे दोनों डिडक्शन और लेस कर देंगे नोशनल डेप्रिसिएशन। तो 10% निकालोगे 65 के ऊपर, तो नोशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा 6.5। ओके, अब अपन माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 213.5। ये ऊपर वाले इग्नोर कर देना, ये मैंने ट्राई करा था 15% से निकालने का। तो अपन 10% पे निकालेंगे 6.5 मिल जाएगा, और ऐसे आ जाएगा 213.5।
अब इसके ऊपर निकालेंगे एमटी का रेट कितना होता है 18.5% प्लस सरचार्ज लग जाएगा क्योंकि एटीआई अपन की एक्सीड हो गई है, ठीक है। ऐसे 4% एचईसी लग जाएगा, तो एएमटी आ गया 46 लाख। ओके, अब देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको मज़ेदार, एएमटी आ रहा है 46 लाख और नॉर्मल से आ रहा है 46,30,000। तो यहाँ पे अपन को कोई क्रेडिट सकता है, ओके। जो क्रेडिट फॉरवर्ड होता है ना वो क्रेडिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि लेस है अपन का एएमटी। अगर एएमटी ज़्यादा होता तो ही क्रेडिट मिलता। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यही पूछ रखा है, देखो इज देयर एनी एएमटी क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड, तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total income to be declared by Mr. Ganesh for 21-22 under the PGBP so that maximum tax saving without audit। अब ये ऑडिट नहीं करवाना चाह रहा तो प्रिजम्पशन बेसिस पे देखेंगे इसकी इनकम, ओके। अब देखो प्रिजम्पशन बेसिस पे देख लेंगे 190 इसको आरटीजीएस से मिला है और 10 लाख कैसे मिला है, कैश से। इस पे अपन लगा देंगे 6%, इस पे लगा देंगे 8%। टर्नओवर 200 है तो इस पे प्रिजम्पशन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। 190 पे 6% और 10 पे 8%, तो ये आ गया अपन का 12.2 टैक्स। और लास्ट क्वेश्चन गाइस, कैन मिस्टर गणेश डिक्लेयर इनकम एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट विदाउट गेटिंग हिज बुक्स ऑफ। अब देखो इसमें पूछ लिया पार्ट, ये वाला पार्ट भी देखना पड़ेगा अपन को। देखो प्रॉफिट देख रखा है 44 डबल ए के हिसाब से दे रखा है 12.1, ओके। और प्रिजम्पशन पे निकाला अपन ने 12.2, तो इसको 12.1 लेके चलना पड़ेगा क्योंकि पार्ट पूछा यही है आप, ठीक है। देखो 12.1 बुक्स के हिसाब से 44 एडी से आ रहा है 12.2, ऑडिट रिक्वायर है तो 44 एडी डिक्लेयर। अगर देखो ऑडिट करवाना है तो 44 एडी नहीं दिखाएगा, बुक्स के हिसाब से दिखाएगा। और अगर ऑडिट नहीं करवाना तो डिक्लेयर कर देगा 44 एडी, ओके। स्टडी 23 से, ओके। तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। व्हाट वुड बी द टनेज इनकम ऑफ बीएमटी शिपिंग कंपनी कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 वीजी। तो ये टनेज टैक्सेशन के ऊपर है ये। तो आपको क्या कर लेना है, इसमें आपको टेबल याद रखनी होगी पहले कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, टेबल वाइज करते हैं। और सिर्फ क्वालिफाइंग जो सेट होगी उसी के ऊपर अपन कैलकुलेट करेंगे टनेज इनकम। तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, 15,000 टन और मोर, वो होते हैं क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। तो देखते हैं अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम। अब देखो यहाँ पे दो क्वालिफाइंग दे रखी है, एक का दे रखा है 33,840 टन और दूसरे का दे रखा है 24,952। तो दोनों 15,000 से ज़्यादा है, पहले चेक कर लेना है आपको। उसके बाद ये जो लास्ट की डिजिट है ना 240, इसको राउंड ऑफ कर लेना है, ऐसे 52 को राउंड ऑफ कर लेना है। मल्टीपल ऑफ 100 होता है राउंड ऑफ, अगर 50 या उससे ज़्यादा है तो अपर लेंगे, अदरवाइज लोअर लेंगे। जैसे यहाँ 50 से ऊपर है तो अपर ले लेंगे, यहाँ पे 50 से कम है तो लोअर ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा 33,800, यहाँ आ जाएगा 25,000, ठीक है। अब कैलकुलेट करो टेबल के हिसाब से, कैलकुलेटर उठा लो। देखो जो फर्स्ट 1000 टन होता है ना उसके ऊपर होता है 70 रुपये पर 100 टन, ओके। देखो 70 रुपये डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000, तो 700 रुपये आ गया 1000 पे। अब ऐसे ही अपन को नेक्स्ट 9000 पे निकालना है। 9000 जैसे अभी अपन ने निकाला ना 1000 पे, वैसे ही 9000 पे निकालना है। तो 9000 पे स्लैब क्या रहता है अपन, 53 रहता है अपन का, ओके। 53 पर 100 टन, तो 53 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 9000, तो ये आ गया 4770, ओके। तो इसकी कैलकुलेशन देख लो, जल्दी हो जाएगा काम। देखो 33,840 था, इसको राउंड ऑफ कर लिया 33,800 में। अब 1000 पे ले लिया 70 रुपये पर 100, 70 100 पे है तो 1000 पे इसको ऐसे करना, ठीक है। 700। अब नेक्स्ट वाले पे अपन ने निकाला था 4770, अब उससे अगले पे आएगा 42 और 29। तो सिंपल है, आप इनका ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, ये डेली टनेज इनकम आएगी, ओके। ये डेली आ गई अपन की। ऐसे क्वालिफाइंग 2 वाले की निकालेंगे, 25,000 टन आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। और ये कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ तक देखोगे ना तो 25,000 टन ही होता है। 1 9 10 और 15 25, तो अपन इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। अगर आपको सेपरेट करने सेपरेट कर लो। यहाँ पे आगे डेली टनेज इनकम 11,770। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ डेज से। आप देखो क्वालिफाइंग 1 में कितने थे नंबर ऑफ डेज,
ये लिखा हुआ है देखो 212 डेज, और सेकंड वाले पे थे 347। बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। 14,000 322 मल्टीप्लाई 212, तो ये आ जाएगा आपका 30 लाख। ठीक है, 30,36,264। ऐसे ही सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ओके 40,84,000। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये टोटल आ गया अपन की टनेज इनकम। सिंपल है अगर आपको टेबल याद है तो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी दी WDV एज ऑन 1/4/20 ऑफ क्वालिफाइंग शिप ऑफ BMT शिपिंग फॉर टैक्स पर्पस। तो अपन को क्या निकालना है, WDV क्वालिफाइंग एसेट की प्रोपोर्शनेट करना आता है तो आपको आप निकाल लोगे इसे। देखो WDV दे रखा है ब्लॉक का 1200 ओके टैक्स पर्पस, और इसमें 2 क्वालिफाइंग है, थर्ड वाला नॉन क्वालिफाइंग है। तो क्या करेंगे 1200, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 580 प्लस 270 850 आ गया, और इन तीनों का टोटल कितना है 580 प्लस 270 प्लस 230 तो 1080 ओके। अब 1200 को अपन को 1080 से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 830 से ओके। देखो 1200 लिखो मल्टीप्लाई कितना था 830 डिवाइड बाय 1080। ठीक है, ये 850 आ जाएगा आपके। 50 डिवाइड बाय 1080 ये आ गया 944.44 ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ BMT। तो मिनिमम कितना होता है रिजर्व, 20% होता है ओके। 20% का रिजर्व होता है मिनिमम। तो देखो इनकम की जो प्रॉफिट होगा उसी वाई रिजर्व बनाते हैं अपन। बुक प्रॉफिट लेना, ठीक है, जब भी आपको रिजर्व का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो बुक प्रॉफिट लेना है। तो 100 पे अपन निकाल देंगे बुक प्रॉफिट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, निकाल दो 20, तो 100 पे 20 आ जाएगा ओके। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, वुड एनी अमाउंट बी टैक्सेबल अंडर प्रोविजन इफ BMT शिपिंग कंपनी हैज ट्रांसफर 15 रिजर्व अकाउंट, इफ यस द अमाउंट टू टैक्सेबल। अब इसने 15 ट्रांसफर करना था और रिक्वायरमेंट कितनी थी 20 की, तो यस टैक्सेबल होगा। कैसे होगा टैक्सेबल, देखो क्वेश्चन में देखो 5 का शॉर्टफॉल हो चुका है ओके। 20 करना था, इसने करा कितना है 15, तो 5 रह गए ना। अब प्रॉफिट आ रहा है इसका इंसिडेंशियल से आ रहा है, जो कोर एक्टिविटी है 70 और इंसिडेंशियल से आ रहा है 14, इन दोनों को ऐड करेंगे 84 आ जाएगा ओके। तो अपन को जो 5 शॉर्टफॉल है ना उस पर कैलकुलेट कर लेना है। देखो मैं दिखाता हूँ, 20% ये लास्ट पार्ट था और इस वाले में 5 का शॉर्टफॉल था। अब इस पर अपन निकाल लेंगे, देखो 5 डिवाइड बाय टोटल कितना था रिजर्व रिक्वायरमेंट 20 मल्टीप्लाई 84, जो इनकम है उसी के ऊपर निकालेंगे। यहाँ पे बुक प्रॉफिट नहीं ले लेना, ठीक है, यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट ले लेना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट शैल बी इनकम कंप्यूटेड 44B। तो 44B आपको याद आ जाएगा, शिपिंग बिजनेस वाला होता है ओके। अब इस पे देखो क्वेश्चन को देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या है। देखो ग्रोस रिसिप्ट है 630 की ओके, ये 630 दे रखा है। अब गुड्स शिप एट पोर्ट इन इंडिया, इंडिया आउटसाइड इंडिया, ऐसे गुड्स शिफ्ट एट पोर्ट आउटसाइड इंडिया, इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो इसमें अपन को इंडिया वाले बोथ ले लेने हैं और जो आउटसाइड वाला है उसमें सिर्फ इंडिया का लेते हैं ओके। प्रोविज़न है ये, आपको याद आ रहा हो तो 44B में जो इंडिया से चलते हैं वो तो दोनों ले लेते हैं, लेकिन जो बाहर से चलते हैं ना आउटसाइड से सिर्फ इंडिया का लेते हैं। तो एग्रीगेट करोगे इन तीनों का 530 आ जाता है। तो 530 पे 7.5% की रेट से लगता है टैक्स, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट गाइस। तो 24 देखते केस स्टडी अपन के क्वेश्चन देखते हैं इनके। ये आप केस स्टडी नहीं पढ़ोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो ओके। इक्विलाइजेशन लेवी जो कॉन्सेप्ट आया है 165 कैपिटल है उसके ऊपर है। मिस्टर एलेक्स बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ UK visited India during November 2020. He ordered certain apparel of brand Ujay worth 10,000 from online website ujayinternational.com during his stay in India. His apparel were delivered via ready-made garment showroom located in Connaught Place, Delhi.
कनॉट प्लेस नाम तो सुना ही होगा आपने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अपन को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आप देखो इक्वलाइजेशन लेवी आपको याद आ गया होगा, तो जो न्यू आया है 165 कैपिटल ए, उस पर लगता है 2% का, ओके। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, जो भी ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह या मूवी जो हम देखते हैं वेब सीरीज, तो उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया नहीं होना चाहिए, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ के स्टडी में दिया हुआ है, ऊर्जा इंटरनेशनल है, ओके, और नोट है पीई इन इंडिया, पीई इसका इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसका डी है, ऊर्जा इंटरनेशनल इज रिक्वायर्ड टू चार्ज इक्वलाइजेशन लेवी 200 एंड डिपॉजिट द सेम विद इंडियन टैक्स अथॉरिटी। तो जो टूल है 2 करोड़ की इसकी लिमिट होती है, और देखो यहाँ पे ऊर्जा लिमिट ने एक्सीड कर दिया, जो 2 करोड़ की लिमिट है यहाँ पे 8 करोड़ की दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी इसको कलेक्ट करने पड़ेगा, इज रिक्वायर्ड टू चार्ज इक्वलाइजेशन लेवी 200 रुपीज़। 10,000 पे 2% निकालोगे तो 200 आ जाएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यू डेट पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, तो इसकी ड्यू डेट क्या होती है, ये मंथ ऑफ मार्च है, ये याद रखना, ओके। मार्च 21, 7th ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर, और जो लास्ट वाला मंथ होता है जैसे मार्च का है तो उसका लास्ट डे ऑफ मंथ बोले तो 31st ऑफ मार्च। इसका आंसर डी है। In which of the following equalization levy would be chargeable assuming that aggregate turnover of e-commerce rated is 2 करोड़। तो अब इसकी देखो 2 करोड़ है और लिमिट अपन की होती है 2 करोड़, ठीक है। तो इसको लग जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी, ओके। तो इसका आंसर देखो, वेयर ई कॉमर्स ऑपरेटर नोट पीई इन इंडिया प्रोवाइड्स एक्सेस टू ऑनलाइन मूवी टीवी शोज अदर कंटेंट टू इंडियन कस्टमर वाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो इसका डी आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, बहुत सिंपल थी। ujinternational.com collects data of potential customer located in different part of India who has interested in hotel in Singapore from GE Tourism India Private Limited during November 2020. It sells the data to Y Tourism Singapore for 1 lakh. Which of the following is correct? तो इसने दिया कितने की दी है, 1 लाख की, ओके। तो 1 लाख के ऊपर अगर आप निकालोगे 2% कितना आ जाएगा, 2000। तो इक्वलाइजेशन 2000 इसको पेबल हो जाएगा, ठीक है। आंसर देख लो इसका, इक्वलाइजेशन ऑफ 2000 इज पेबल बाय ऊर्जा इंटरनेशनल, ओके गाइज। तो अपन स्टार्ट करते हैं 25th, ओके। क्वेश्चन 1 देखिए, देखो, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 एज पर सेक्शन 6(1). तो अपन को रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है इनका, राइट। तो देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके रिगार्डिंग, मिस्टर एम है वो इंडिया का सिटीजन था, ओके, एम्प्लॉय था, और 2009 से ही था ये इंडिया में। अब उसके बाद इसको बाहर भेज दिया गया इंडिया के, ओके, आउटसाइड इंडिया 2020 में। तो डेज दे रखे है कितने कितने दिन वो बाहर रहा। अब देखो कंट्री यूके में रहा 20 अगस्त से लेके 10 नवंबर, ऐसे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में रहा, राइट। तो इस इंफॉर्मेशन को अपन को काम में लेना है और कैलकुलेट करना है। बेसिकली अपन को नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं, ओके। तो 20 अगस्त से 10 नवंबर, तो इसकी कैलकुलेशन देखो मैंने कर रखी है 20 अगस्त से नवंबर। अपन को ऐसे कैलकुलेट नहीं करना कभी भी, क्योंकि जब भी इंडिया में आता है ये पर्सन या इंडिया से बाहर जाता है तो वो दोनों इंडिया में कंसीडर किए जाते हैं, राइट। तो अपन को स्टार्ट करने हैं बिल्कुल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब देखो अगस्त में ना 20th को गया था ये, तो जो 20th डे है वो भी इंडिया में कंसीडर किया जाएगा, ओके। तो 20 डेज इंडिया में माने जाएंगे। ऐसे ही अपन ने आगे के निकाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके। तो 179 डेज आ जाएगा इन इंडिया। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या होती है, 182 डेज इन इंडिया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, लेकिन एक और कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन क्या होती है, 60 डेज, ओके। तो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, तो ये यस मोर देन 60 डेज है। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या होती है, 365 डेज इन लास्ट फॉर प्रीसीडिंग ईयर। और क्योंकि ये 2009 से इंडिया में है तो इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 365 डेज देखते हैं ना लास्ट फोर में। और प्लस में अब अपन को क्या देखना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या होती है, एडिशनल कंडीशन होती है अपन की लास्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 टाइम्स वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल होना चाहिए। तो ये है, ओके, क्योंकि 2009 से इंडिया में है। और सेकंड वाली भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड क्या है, 7 ईयर्स इन जो 7 साल होते हैं ना प्रीसीडिंग, उसमें 730 डेज इन इंडिया में होना चाहिए।
तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिडेंशियल रेजिडेंट हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, आप क्योंकि रेजिडेंट हो गया तो ग्लोबल इनकम इसके एंड में टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा अपन का रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, बी आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी टू बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन of tax under 192 assuming that he does not opt for 115 BSc। अब इसने ऑप्ट नहीं करा, ओके, तो इसको क्या डिडक्शन वगैरह जो भी होती है वो मिल जाएगी। कौन सी डिडक्शन होती है ऐसी जो मिल जाएगी इसको, जैसे सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, राइट, वो भी मिल जाएगी 50,000 की। अगर BSc ऑप्ट कर लेता तो नहीं मिलती इसको वो। अब केस स्टडी देखते हैं गाइस, बीस को सैलरी कितनी मिल रही थी, 43,80,000 2021 में। ओके, अब देखो 43 लाख, अगर कैलसी अगर आपके हाथ में है तो कैलकुलेट करना, माइनस 50,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 43,30,000। ओके, आंसर देखिए। तो अपन देखते हैं थर्ड वाला, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर। अब इसमें अपन को कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन। ओके, अब PQR का देखना, ठीक है, सेल ऑफ PQR। तो इंफॉर्मेशन दे रखी है सेल्स शेयर्स के रिगार्डिंग इसने। देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 500 शेयर्स इंडियन कंपनी के XYZ, कॉस्ट दे रखी है उसकी एज पर स्कीम ऑफ अमालगमेशन बिटवीन XYZ एंड अनदर कंपनी। अब देखो, अपन को PQR से पूछा था ना, अब इसने एज पर स्कीम ऑफ अमालगमेशन डेटेड दिस बिटवीन XYZ विद अनदर PQR। अब अमालगमेट हो चुकी है XYZ, ओके, और XYZ में इसके 500 शेयर थे। विच टाइम रिसीव 250 शेयर्स ऑफ PQR। अब 250 मिले इसको, जो 500 थे तो 250 मिले इसको। ओके, तो M सोल्ड दी शेयर्स 325 में भेज दिया इसने 4 अप्रैल को। तो इसने बाय करे थे ये मार्च में 17, और तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। ओके, शेयर्स एफडे और लिस्टेड कंपनी थी। ओके, STT पेड हो चुका है, तो इसके ऊपर वो लग जाएगा अपन का प्रोविजन, अगर आपको याद आ रहा हो। इसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेशन देखना गाइस, ठीक है। अब देखो PQR में इसको 250 शेयर्स मिले थे ना, ओके, अमालगमेशन होने के बाद, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 300, और 31 Jan 18 को कितनी थी इसकी PQR की 360 फेयर मार्केट वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, FMB और सेल कंसिडरेशन, ओके, विच एवर इज लोअर। तो FMB इसकी दे रखी 360 और सेल कंसिडरेशन दे रखी है 325, तो इन दोनों में से लोअर क्या आ जाएगा, 325। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी इसकी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और इनमें से जो लोअर लेके फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हायर देखते हैं अपन। ओके, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 300 और सेल कंसिडरेशन थी 325 और FMB थी 360, तो इन दोनों में से ले लेंगे लोअर, 325 आ गया। अब 325 और 300 को कंपेयर करेंगे तो 325 ले लेंगे अपन। ओके, विच एवर इज हायर, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसके आ जाएगी 325। ओके, और 250 शेयर्स मिले थे इसको PQR के, 250 मल्टीप्लाई करोगे 325, तो आपका आंसर आ जाएगा 81250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर M wants to know his tax liability of BSc for the purpose what will be the amount of income chargeable हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करनी है अपन को। हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ओके, अब इसके पास हाउस था मुंबई में, 2009 में ऑक्यूपाई करता ओन, तो ओन रेजिडेंस मतलब ऑक्यूपाइड था, तो इसके ऊपर इसको क्या इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट की लिमिट होती है 2 लाख। ओके, तो 425 को मत लेना, 2 लाख ले लेना। तो इसके अलावा क्या कर रखा है इसने, M bought रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन UK और रेंटल इनकम आ रही है इसको 3300,
और GBP पाउंड में आ रही है तो मल्टीप्लाई कर दो पर मंथ 3300। देखो कैलकुलेशन देखते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। 3300 और देखो आपको है ना रेट इसके ऊपर, ये जो रेट दे रखे ना वो क्या लेते हैं अपन, रेट जो लास्ट ईयर होता है ना, लास्ट ईयर का लास्ट डे का रेट। तो देखो इसमें ले लेंगे 93.07 लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, तो लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 93.07 था, तो 3300 मिला था इसको एनुअल रेंट 93.07। अब ये आ जाएगा। ओके, और इसमें से अपन क्या डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 214992। अब देखो इसका आंसर एक बार चेक करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, अब देखो इसमें आंसर आ रहा है ए। राइट, तो ये आंसर अपन का सही है। बस आपको इसमें क्या देखना था, जो मेन बात थी कुछ ऐसा नहीं था, बस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी थी। राइट, तो अपन ने वो निकाल लिया। अब है ना इसमें एक अजम्पशन ली गई है कि BSc ऑप्ट कर रखा है यहाँ पे। ओके, BSc ऑप्ट कर रखा है तो इसको क्या इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी और जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं वो भी अलाउड नहीं होते अगर इसने ऑप्ट कर रखा है BSc। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। मिस्टर एम वांट्स टू नो हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर सेक्शन BSc फॉर दिस पर्पस, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ चार्जेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो ये तो अब सिंपल ही है यार, हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी इसका। ओके, ये कैलकुलेट कर लिया ना अपन ने BSc वाला। ये आ गया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी थी। वो मेरे ख्याल से हमने दोबारा से पढ़ लिया क्वेश्चन। कोई नहीं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एम डज नॉट ऑफर इनकम फ्रॉम UK इन हिज रिटर्न। ओके, assessment has been made 43.3 but as AO has notified this fact, what is the time limit? Issuance of notice 148। अब कितना होता है देखो, इसके है ना बाहर की प्रॉपर्टी तो 16 ईयर होते हैं ना, तो इसके ऊपर 16 ईयर लग जाएगा। वैसे नॉर्मली 4 और 6 ईयर होते हैं, लेकिन बाहर की प्रॉपर्टी तो इसके ऊपर कितना लग जाएगा 16 ईयर्स। तो असेसमेंट ईयर जब एंड होता है ना तो उससे 16 लेते हैं अपन। ओके, तो असेसमेंट ईयर एंड हो रहा है 21-22, तो 22 + 16, तो इसकी डेट आ जाएगी डी। ओके, तो गाइज अपन देखते हैं 26। ओके, ये बेसिकली आपकी जो अमेंडमेंट है वो कवर हो जाएगी डिविडेंड वाली इसके ऊपर। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये बड़ी केस स्टडी है। 25 और 26 इन्होंने बहुत ज़्यादा वैसे बना रखी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो इसी में टाइम लगेगा। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड रिसीव्ड बाय पवन लिमिटेड। फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन इग्नोर डिडक्शन इफ एनी ATM। तो ATM को इग्नोर करना है अपन को और क्या निकालना है, डिविडेंड इनकम निकालनी है इसकी। ओके, पवन भाई की। तो देखो पवन भाई को क्या हो रहा है, पवन भाई को ये हो रहा है, पवन लिमिटेड ये कंपनी है, भाई नहीं है, तो 25% ये है क्योंकि इनका जो 40 करोड़ से कम है ना टर्नओवर। ओके, तो टर्नओवर इसका कम है तो 20-50 लगेगा, दे रखा है अपन को। और इसने इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा है और इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, और इसकी होल्डिंग दे रखी है। राइट, ऐसे डिविडेंड इनकम दे रखी है और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इसने बोरो करके इन्वेस्टमेंट करी थी। तो बेसिकली मैं आपको प्रोविजन बताता हूँ, 20% तक का मिलता है। ओके, अपन को खर्चा, तो जितना भी खर्चा होगा ना डिविडेंड के अगेंस्ट में, तो जो 20% ऑफ इनकम होगा ना उतना ही खर्चा अलाउड होता है। ओके, तो अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है फॉरेन कंपनी, और यहाँ पे देखो 25% कर रखा है। एक सेक्शन और होता है 115 BBD, तो उसके अंदर है ना क्या होता है 26% और मोर होता है तो ही मिल पाता है वो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 25 है तो यहाँ नहीं मिल पाएगा वो 25, 26 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ मिल जाएगा, फॉरेन कंपनी है। अब यहाँ देखो 50% है लेकिन 51% है, यहाँ नहीं मिल पाएगा क्योंकि इंडियन कंपनी है, वो सिर्फ फॉरेन कंपनी पे मिल पाता है। राइट,
तो बस इसी को ही लेके चलना है अपन को और कैलकुलेट कर देना है। डिविडेंड इनकम देखो 80,000, 1,80,000, 9,00,000 और 50,000। अब इसके ऊपर तो सीधा 15% लगा देंगे, इसके ऊपर 15% लगता है, ठीक है। स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी है ना, और 26% से ज़्यादा है, और 26% तो भी चल जाता है। तो यहाँ पे 15% ले लेंगे और बाकी पे ले लेंगे 25% जो रिस्पेक्टिव रेट होता है। अब 80,000, 80, 9,00,000 और 50,000 इनको ऐड करोगे तो उसके ऊपर अपन लेंगे कंपनी का रेट 25 और इसके ऊपर ले लेंगे 15%। एक बात और याद रखना, इसके ऊपर कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होती एक्सपेंस की, लेकिन बाकी पे हो जाएगी अलाउड, ओके। तो कैलकुलेशन देख लो, 80,000, 9,00,000, 50,000 और 1,80,000 इसके ऊपर लगेगा सेपरेट 15% और बाकी पे लग जाएगा 25%। यहाँ पे एक्सपेंस की डिडक्शन मिलेगी, यहाँ एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी, ओके। आप देखो 25% इनकम का निकालते हैं ना हम, तो आ जाता है 2.06 लाख और एक्सपेंस टोटल है 1.76 लाख। देखो एक्सपेंस कितने हैं, 8,000 प्लस इसको नहीं लेना 160 प्लस 8, तो 176 ले लेंगे, ओके, क्योंकि ये कम है अपनी। तो एक बार कैलकुलेशन और देख लो इसकी, क्लियर हो जाएगा आपको। एक्सपेंस की डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, ओके। तो इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। Which of the following statement is correct regarding to dividend received by Power Limited and dividend distributed अक्टूबर। अब यहाँ लगेगा अपन का क्या, ATM लगेगा सेक्शन। देखो इसने इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी से जो रिसीव करा है और जो डिस्ट्रीब्यूट करा है, इन दोनों का जो लोअर होता है वो डिडक्शन मिलती है, ओके। रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है 320, ओके। तो इसके ऊपर 320 का लग जाएगा, ये 320 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन टैक्स डिविडेंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस अनीता। अब देखो मिस अनीता का क्या सीन था इसमें, %50 शेयर था इसका, ओके, मिस अनीता का। और जो इस कंपनी ने है ना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा था, देखो डिक्लेयर करा था 2,20,000 10 दिन। अब इसके ऊपर ध्यान देखना, जिस दिन डिक्लेयर करते हैं ना बस वो दिन आप ले लेना, बाकी को ये डिस्ट्रीब्यूट कब करा उसको छोड़ देना। डिक्लेयर करा है 10/3/20 को, तो 10/3/20 को करा था, यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन लग जाएंगे, ओके। डिविडेंड के यहाँ पे न्यू प्रोविजन नहीं था, न्यू प्रोविजन आया था 1/4/20 से, ओके। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन लग जाएगा और ओल्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है ये। और कंपनी ने डिक्लेयर करा डिविडेंड 3/20। अब यहाँ पे देखो 30/9, तो यहाँ पे अपन का लग जाएगा प्रोविजन, ओके। 3/20 डिविडेंड है और इसका कितना हिस्सा था 50%, तो 1,60,000 मिल जाएगा इसको डिविडेंड, ओके। और इसके अलावा इसने कुछ एक्सपेंस कर रखा वो देख लो। देखो इसने कर रखे है 10 लाख का लोन लिया था 8%, 10 लाख का लोन लिया था 8%। क्या 80,000 एक्सपेंस इसको अलाउड हो जाएगा? नहीं भाई 80,000 नहीं हो पाएगा ना, देखो क्योंकि इसकी डिविडेंड इनकम थी 1,60,000, तो इसके ऊपर 20% 32,000 का अलाउड हो जाएगा, ओके। तो आप कैलकुलेशन देख लो, 32,000 का इसको अलाउड हो जाएगा, 160 का था तो 128 इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। What is the total income of Miss Anita assuming that not opt for BSc। अब इसने BSc ऑप्ट नहीं करा, ओके। अब इसने BSc ऑप्ट नहीं करा तो इसकी निकालनी है, ओके। डिविडेंड इनकम अपने निकाल ली थी 128, ठीक है। अब उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसकी क्या दे रखी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। ये कंसीडर कर लिया अपन ने लोन, अनीता हैज टेकन हाउसिंग लोन SBI से परचेज करा 60 लाख, बट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी 45, और डज नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस ड्यूरिंग सी एज पेड 250 इंटरेस्ट और 2 लाख टुवर्ड्स रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल।
द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट कितना मिलता है 2 लाख, तो 2.5 नहीं मिलेगा 2 मिलेगा, और जो रिपेमेंट करी है 2 करी है तो एटीसी में मिलेगा 1.5 लाख। ओके 2 लाख का मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे है ना ये कर रखा है 45 CR से कम है तो लोन ले रखा है, तो यहाँ पे अपन का लग जाएगा 80 EEA, तो 45 तक का ही देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो 45 ही है इसका। ओके तो 50K की 80 इसमें मिल जाएगी EEA में। इसके अलावा मिस अनीता का फर्नीचर बिजनेस है और 90 लाख की इसकी इनकम है, प्रीजम्पशन बेसिस पे दे देंगे इसको 6%। ओके क्योंकि बैंकिंग से है, कैश से आता तो इस पे 8% लगता है। शी हैज़ ऑल्सो ऑन इंटरेस्ट ऑफ 50,000 आएगा FD पे, ठीक है, इनकम आ गया 2 सोर्सेज की। तो एक बार कैलकुलेशन देख लो गाइस, डिविडेंड कैलकुलेट कर लेता, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ जाएगा इंटरेस्ट का 2 लाख का। ओके बिजनेस इनकम आ जाएगी 90 लाख की 6%, और इंटरेस्ट ऑन FD आ गया 50,000, टोटल इनकम आ गई इसकी 5,18,000। ओके और अब इसमें डिडक्शन दे देंगे 50,000 और 1,50,000 की, ये इंटरेस्ट की दे दी और ये रीपेमेंट की दे दी। क्या गाइस अब आप डिडक्ट कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा, बाकी जो कैलकुलेट करोगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये बहुत बड़ी केस स्टडी थी, फाइनली कंक्लूड करते हैं इसको। देखो व्हाट विल बी द डिविडेंड इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ उज्जवल। अब उज्जवल देखो, उज्जवल क्या था, उज्जवल ये रहा, उज्जवल शेयर होल्डर था, 10% इक्विटी शेयर था कंपनी, ठीक है, बोरोड करे थे 2 लाख कंपनी से, और 31st ऑफ अगस्त। ओके तो अब देखो यहाँ पे ना डीम्ड डिविडेंड लग जाएगा, आपको याद हो तो, क्योंकि जो भी होती है ना क्लोजली हेल्ड कंपनी, उसमें अगर 10% और मोर क्या करते हैं एडवांस वगैरह लेते हैं, ठीक है। अब इसने 10% थे, ठीक है, और इसने बोरो कर लिया कंपनी से 2 लाख। ओके और इसके रिगार्डिंग इसने एक्सपेंस भी कर दिया 21,000, इसको भी देखना। और सेपरेटली क्या करा था, इंटरिम डिविडेंड था, ये तो इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ओल्ड प्रोविजन लग जाएंगे, ये एग्जाम्प्ट होता है शेयर होल्डर के हैंड में। तो और एक डिविडेंड ले लेंगे 3/20, इसका शेयर था कितना 10%, तो 3/20 का तो 10% ले लेंगे 32,000 आ जाएगा। ओके और अब यहाँ पे देखो कितना ले लेंगे अपन, इसकी कैलकुलेशन देखो, 2 लाख का डिविडेंड प्लस में 32,000 डीम डिविडेंड, 10% था ना इसका, तो 10% ले लेंगे। ओके अब टोटल कितना आ जाएगा, एक्सपेंस का जो इंटरेस्ट था उसकी रिडक्शन मिल जाएगी 21,000, तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी इसकी 211। ओके तो केस स्टडी देखते हैं 27 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउबल एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 24 टू मिस्टर सचदेवा। तो इंटरेस्ट पूछा है कितना अलाउ होगा उसे, देखो मिस्टर सचदेवा हैज बॉट ए रेजिडेंशियल हाउस 4 करोड़ एट वर्ली, और लेट आउट कर दिया अखिल को। ओके और इसने इंटरेस्ट कितना पे करा है, इंटरेस्ट ड्यू 40 लाख, लेट आउट है और इंटरेस्ट कितना 40 लाख, तो पूरा 40 लाख हो जाएगा। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता तो 2 लाख की लिमिट होती है, लेकिन ये लेट आउट कर दिया तो 40 लाख पूरा मिल जाएगा। ओके तो इसका आंसर 40 लाख आ जाएगा, सी आंसर है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन परमिसिबल टू मिस्टर सचदेवा अंडर सेक्शन चैप्टर 6A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब डिडक्शन बताना है अपन को, ये हाउस के रिगार्डिंग थी इसकी। ओके ऐसी एक और इसने लोन लिया था 2 करोड़ का, ये इसने लिया था SBI से, और यहाँ पे लिया था MPC बैंक से, और रीपेड कर रखा प्रिंसिपल 30 और 5। तो देखो प्रिंसिपल का रिपेमेंट मिल जाएगा अपन को ATC में 1.5 लाख का। ओके और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का कितना मिलता है अपन को, इंटरेस्ट का भी मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेगा, इसने ट्रांसफर कर दिया टू माइनर डॉटर को। क्या ट्रांसफर करा है ये देखना आपको पड़ेगा, ठीक है। बर्थडे गिफ्ट, अब गिफ्ट करा है रिलेटिव को करे तो कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं लगेगा। ओके 56/10 काम में नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि गिफ्ट है और रिलेटिव को है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मिस राया जो इसकी बेटी थी रशिया, गेव दिस सेड हाउस टू पंचायत हेड, और रेंट इसको मिल रहा है रशिया को। ओके और मिस सचदेवा उसकी इनकम हायर है। ओके ठीक है, तो अपन को बेसिकली डिडक्शन निकालनी, तो डिडक्शन का इस पॉइंट का कुछ नहीं करना। ओके अपन को
मिस्टर सचदेवा बोट ए पेट्रोल कार 50 लाख एंड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल 70 लाख। सैंक्शन हो गया 1420 को। तो आपको यहाँ पे एक और डिडक्शन मिल जाएगा, जो पेट्रोल कार है ना उसके ऊपर नहीं मिलता, लेकिन जो इलेक्ट्रिक वाला है उसके ऊपर मिल जाएगा। ओके, तो डिडक्शन मिल जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रिक वाले पे। बैंक चार्ज इंटरेस्ट 5 लाख ऑन पेट्रोल कार, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास इंटरेस्ट आ रहा था। ओके, मेडिक्लेम है 20 की और इंटरेस्ट था 50 का। तो 50 का यहाँ से और यहाँ ATD में मिल जाएगा 20 का डिडक्शन। ओके, तो पूरा अमाउंट देखते हैं गाइस। देखो ATC में मिल जाएगा 1.5 जो पे करा था, ATEEB में मिल जाएगा इलेक्ट्रिक कार का 1.5 और ATE में मिल जाएगा जो लोन लिया था 50K का। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, लोन भी था मेरा, बेटी की पढ़ाई के लिए ले लिया था, तो इसका मिल जाएगा 80 में और ATD में मेडिक्लेम का मिल जाएगा। टोटल 3.7 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन थर्ड देखे, इज ए नोशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सो लेट आउट। तो पहली बात तो ये, इनकम टैक्स में कोई नोशनल इंटरेस्ट अलाउड ही नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, द AO came to know about the transaction of sale of property BKC Mumbai and wants to hold Mr. David as an agent. Can he do so? If not, why? देखो ये ट्रांजेक्शन हुई थी इसके बीच। The rent was paid architect 60,000 per month. Mr. Sachdeva brother Mr. Ajay, who is non-resident, sold his house at Bandra complex, Mumbai to another non-resident, David, who is based in Germany, और 20 करोड़। मिस्टर अजय डाइड, अब डाइड हो गया। हाँ, तो इस ट्रांजेक्शन को लेना अपन को काम में, डाइड हो गया तो क्या इसके हाथ में, डेबिट के हाथ में कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, क्योंकि उसको एज ए एजेंट की कैपेसिटी में मान लेंगे अपन। ओके, तो इसका आंसर यस आ जाएगा। यस, ही कैन होल्ड मिस्टर डेविड एज एन एजेंट। लास्ट क्वेश्चन गाइस, इन हुज एंड वुड रशिया रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल। अब देखो जो माइनर चाइल्ड है उसकी पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब हो जाती है, लेकिन किसके हैंड में क्लब होगी? क्लब उसके हैंड में होगी जो जिसकी इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो इसकी किसकी इनकम ज़्यादा है, मदर की या फादर की? मिस सचदेवा टोटल इनकम इज हायर देन मिस्टर सचदेवा, तो मिस सचदेवा का आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, इसका आंसर आ जाएगा सी, चेक कर लो सी। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं 28 केस स्टडी। ये बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर है, जो हर बच्चा छोड़ के ही जाता है। चलो IPCC याद करते हैं अपना। क्वेश्चन देखिए, सिंपल है वैसे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बिल्लाबोंग। अब देखो बिल्लाबोंग को कितना म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन अलाउड होगी, ये अपन को कैलकुलेट करना है, राइट। देखते हैं फिर इसकी केस स्टडी देखे ना। अब देखो ये बंदा क्या था, इंडिया में स्टेज कर रहा था अप्रैल से सितंबर और UK में चला जाता है अक्टूबर से मार्च। ओके, अब इसके पास हाउस है लंदन में। लंदन में उसको लेट आउट कर रहा है $1000 पर मंथ और पेड कर रहा है टैक्सेस $100 लेविड बाय लोकल अथॉरिटी और रेट दे रखा है 120। अब ऐसी बिल्लाबोंग ने एक और हाउस ले रखा है, UK में ही है। ओके, और वो अनऑक्युपाइड है, ठीक है। उस पे म्युनिसिपल टैक्स पे 1000 और इसका रेट देख लेंगे, नीचे दे रखा होगा $5000 है और 121 का था, ठीक है। ऐसे मुंबई में इसने कर रखे, देखो मुंबई में ले रखे हाउस, एक बैंड्रा में ले रखा है, एक वर्ली में ले रखा है। इसमें म्युनिसिपल टैक्स पे कर रखे है, स्टेटस है अनऑक्युपाइड। तो अभी तक एक ऑक्युपाइड है इसका, कौन सा? UK लंदन वाला। अब इसके पास इसके दे रखे ये जो फेयर रेंट दे रखे है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखे है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखे है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फेयर एनुअल रेंट निकालने के लिए फेयर और म्युनिसिपल विच एवर इज हायर, और जो ये अमाउंट आ गया ना हायर वाला उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से और फिर लोअर ले लेंगे। तो चारों का दे रखा है, बैंड्रा, वर्ली,
विं विंचस्टर और लंदन। ओके, बिल्लाबोंग का फादर है, उसकी एज है 61 ईयर्स। उसने सोल्ड कर दिया था अपना एक हाउस। ओके, और कैपिटल गेन इसको हो गया था 2 करोड़ का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया था इसको। और उसने डिसाइड करा इन्वेस्टमेंट के लिए, इसने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं महिंद्रा 1.35, 20 बॉन्ड्स ऑफ NHAI, 15 गवर्नमेंट सिक्योरिटी और 30 RECL में। ठीक है, तो इसका कुछ लेना देना नहीं, अपन को ऊपर ही कैलकुलेट कर लेना है। तो इसे एनुअल रेंट निकाले, एनुअल रेंट निकाल के फिर क्या कर लेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे। अब क्योंकि मोर देन सेल्फ ऑक्यूपाइड इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मोर देन 2 होती है ना, तो अपन 2 का तो ले लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड और बाकी मान लेते हैं डिम लेट आउट। ओके, तो कैलकुलेशन देख लो एक बार इसकी। देखो, लंदन, स्टर, बैंड्रा और वर्ली, यहाँ पे जो भी लेट आउट वैल्यू थी वो अपन ने ले ली, एनुअल रेंट निकाल लिया। ठीक है, और म्युनिसिपल टैक्स इनके माइनस कर दिए, तो NAV आ गया। ठीक है, NAV आने के बाद अपन ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% घटा के ये बैलेंस आ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखना अपना। ठीक है, यहाँ पे ना जो ये वाला हाउस था ना, वैसे तो अपन क्या करते हैं, जो इन दोनों में से जो 2 हाईएस्ट होते हैं ना, हाईएस्ट, उनको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेते हैं। अब यहाँ पे हाईएस्ट ये है और ये है, तो अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको मानना चाहिए और इसको मानना चाहिए, लेकिन इसको अपन नहीं मान सकते लंदन वाले को, क्योंकि इसने लेट आउट कर रखा है। राइट, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको तो मान नहीं सकते, इस पे कांटा लगा देना, कभी आप इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे आप, इसको तो मान लिया, इन दोनों में से हायर ये है तो इसको मान लूंगी। ओके, तो बस एक पॉइंट था। और म्युनिसिपल टैक्स पूछे थे, म्युनिसिपल टैक्स बता दो जोड़ के, ये रे म्युनिसिपल टैक्स। ओके, तो आंसर देख लो, 12,000 प्लस 10,000, 12 प्लस 10। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं लिया, अरे यार ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, और ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 12 और 10 लेंगे अपन, 22,000 आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखे तो गाइस, क्वेश्चन सेकंड क्या है, व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बिल्लाबोंग। तो ये तो अपन ने निकाल ही रखी है यार, इनकम निकालनी है हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो देख लो, ये इनकम है 20 और लेट आउट 497। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सपोज इफ द हाउस प्रॉपर्टी एट मिस्टर इज सोल्ड ऑन 1/4/2020, then what would be the income from house property for assessment year 21-22। तो इसने सोल्ड कर दिया, मान लो इसने, ओके 1/4/20 को, तो निकाल ली इसकी हाउस प्रॉपर्टी। अब इसने ना इसको तो सोल्ड कर दिया था, देखो इस वर्ली वाले को तो इसको सोल्ड कर दिया था, तो सिर्फ एक ही इनकम बचेगी इसकी। ओके, क्योंकि मिस्टर वाले को सोल्ड कर दिया था ना। ओके, $20,07,600 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, what is the amount of capital gain chargeable to tax for in the hands of बिल्लाबोंग फादर। अब इसके फादर के हैंड्स में बताना है अपन को। ओके, अब देखो इसके फादर के हैंड्स में क्या होता, अपन ने रीड करा था, उसने इन्वेस्टमेंट करी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था इसको 2 CR का। ठीक है, क्योंकि 5 ईयर्स के लिए इसने हेल्ड करी थी वो प्रॉपर्टी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट जो करी ना, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पे नहीं मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ महिंद्रा वाले पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे मिलता है अपन को 54E, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो बॉन्ड पे मिल जाएगा NHAI का और RECL का। ठीक है, 30 और 20 यहाँ पे 50 का मिल जाता है, और 50 लिमिट होती है, तो 50 का यहाँ मिल जाएगा 50 लाख। और इसके अलावा इसने क्या करा था, परचेज करी थी प्रॉपर्टी 50 लाख ईच। अब देखो चिपकी हुई प्रॉपर्टी है, तो चिपकी हुई प्रॉपर्टी का सर्कुलर याद आ रहा होगा आपको, तो जो चिपकी हुई होती है ना उसको एक ही मानते हैं, तो 1 CR आ जाएगा, ईच लिखा हुआ है। और इसके अलावा एक और करी है 40 की, तो 40 एक 1.5 CR यहाँ पे आ जाएगा, और 50 लाख यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 30 और 20 ये जो निकाले था आपने
20 ये थे NHCI के और 30 इसके थे RECL के। तो कितना आ जाएगा 1.5 और 50 1.9। ठीक है 1.9 डिडक्शन मिल जाएगा और 2 CR लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो 10 लाख की इसकी इनकम आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच वुड बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीव्ड बाय फादर। अब यहाँ पे अपन को TDS बताने हैं। TDS किस पे लगेगा देखो, TDS इंटरेस्ट है, कमीशन है और रेंट है। रेंट पे 2,40,000 की लिमिट होती है, इस पे नहीं मिलेगा। ठीक है इंटरेस्ट पे लग जाएगा, TDS इस पे नहीं लगेगा, इसे 15% लग जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन FD 40,000 इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि सीनियर सिटीजन है, 50,000 की लिमिट होती है। और जो परचेज करे ना इसने प्रॉपर्टी उसके ऊपर लग जाएगा 1%। ठीक है देखो 1% लग जाएगा 3 CR पे। 194 है जो लिमिट होती है 50 के की, यहाँ पे नहीं मिलेगा। 194H में लग जाएगा 5% और 194I में लिमिट होती है 2.4, यहाँ पे 2 था इसलिए नहीं लगेगा। राइट तो ये इसको डिडक्शन मिल जाएगी गाइस, ये 1% लगा लेना TDS इस पे। ठीक है तो गाइस स्टार्ट करते हैं केस स्टडी 29। ये बेसिकली आपकी अमेंडमेंट है 206 IC उसके ऊपर है। ठीक है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, would Mr. Bharat be eligible for any deduction under section 80E in respect of payment of interest and repayment of loan taken for higher education of Mr. Ram? Also, does any liability tax deduction at source or collection at source arises remittance to Mr. Ram under provision? तो इसमें TCS TDS बताना है और क्या 80E बताना है। 80E होता है एजुकेशन लोन। ठीक है एजुकेशन लोन पे डिडक्शन कब मिलती है, जब ये सेल्फ के लिए करे, सन के लिए करे या स्पाउस के लिए करे और कोई गार्डियन हो उसके लिए करे। ठीक है तो देखो केस स्टडी के अंदर है ना लिखा हुआ है, इसने भारत ने लोन लिया 35 लाख का SBI से। ओके एजुकेशन फॉर हिज ब्रदर। अब देखो ब्रदर ना इसका सन है ना स्पाउस है और ना ही कोई गार्डियन है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये गार्डियन है तो इसलिए इसको 80E तो मिलेगा नहीं। राइट और इसके अलावा इसने रीपेड करा प्रिंसिपल 7.5 लाख इंटरेस्ट। अब इसके एजुकेशन के लिए ना अपने भाई के एजुकेशन के लिए इसने लोन लिया था। ओके और रीपेड करा इंटरेस्ट 7.5, प्रिंसिपल रीपेड 7.5 और इंटरेस्ट 131,250। तो यहाँ पे देखो रेमिटेंस करा इसने। ओके रेमिटेंस करा फॉरेन रेमिटेंस तो यहाँ पे लग जाएगा अपना 206। तो इसके ऊपर देखो अगर 7 लाख से ज्यादा होता है ना तो लग जाता है 206। ओके देखो एक्सेस ऑफ 7 लाख तो लग जाएगा 206C1G। ओके और 5% TCS का रेट होता है तो यहाँ पे लग जाएगा अपन का TCS का रेट 0.5%। ठीक है आप बोलोगे 0.5 क्यों लगेगा, या तो 5 बोल रहे थे क्योंकि अगर है ना आप एजुकेशन के लिए लेते हो तो आपके ऊपर 0.5 लगता है। ओके अब नॉन रेजिडेंट था तो इसके ऊपर HEC भी लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ये आ जाएगा D। इस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्टेड ऑन पेमेंट मेड बाय मिस्टर भारत टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन टूर। इफ यस व्हाट वुड बी द TCS। अब फॉरेन टूर के ऊपर सेम सेक्शन काम करता है। ठीक है लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे लिमिट नहीं होती है फॉरेन टूर के ऊपर। ओके लिमिट उसी के ऊपर होती है, जो डीलर होता है उसके ऊपर लिमिट होती है, ना कि फॉरेन टूर के ऊपर। तो इसके ऊपर देखते चेक करते क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो टूर फेयर था 450, होटल था 160 और साइड चार्जेस, ये दोनों चार्जेस ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6.9 आ जाएगा। ओके आप 7 लाख से कम है लेकिन फिर भी इसके ऊपर लगेगा TCS क्योंकि यहाँ पे लिमिट चेक नहीं करते, 5% से लगेगा। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। अब इसने स्क्रैप सेल करा है उसके ऊपर 1% लगता है वैसे सेल ऑफ स्क्रैप के ऊपर। राइट अब देखो 15/4 को इसने सेल करा है
80 का, तो 1% लगा दो। सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। व्हाट इज द रेट एट विच शक्ति ट्रेडर LLP इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट 194C। अब 194C कब लगता है आपको पता है, ये लगता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे देखो इसने इनवॉइस रेज करा है। ओके, इनवॉइस इसने रेज करा है, मटेरियल के ऊपर अलग करा है, स्टिचिंग के ऊपर अलग। स्टिचिंग क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 194C लग जाएगा इसके ऊपर। ओके, आप सेपरेट दिखा रखे तो इसी के ऊपर लग जाएगा 1721 के ऊपर। ओके, तो 1721 के ऊपर लग जाएगा इसका। आप ठीक है, इसका आंसर देखिए 1720। ठीक है, 1720 के ऊपर लगेगा। और यहाँ पे ना रेट देखना, रेट यहाँ पे 0.75 ही लगेगा क्योंकि इंडिविजुअल है। ओके, तो लास्ट देखते केस स्टडी। केस स्टडी 30 सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन 10 लाख obtained बाय मिस्टर रजत फ्रॉम XYZ। देखो, मिस्टर रजत होल्ड 20% XYZ क्लोजली हेल्ड कंपनी, और इसने रिसीव करा है लोन 10 लाख का। कंपनी हैज फ्री रिजर्व 8 लाख, तो यहाँ पे डीम डिविडेंड लग जाएगा। ओके, डीम डिविडेंड लग जाएगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, 8 लाख। 10 लाख नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख विल बी टैक्सेबल डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ रजत। वुड कैश विड्रॉल बाय मिस्टर रजत अट्रैक्ट डिडक्शन एट सोर्स। अब देखो यहाँ पे है ना 194N की बात हो रही है। 194N किस पे लगता है, जब कैश विड्रॉ करते हैं, राइट। और लिमिट क्या होती है, 1 CR होती है अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो 20 लाख हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसने विड्रॉ करा है 1.2 करोड़ इन एग्रीगेट ABC बैंक, और फर्दर इसने 50 लाख विड्रॉ करा है कोऑपरेटिव बैंक से, और फाइल करा है रिटर्न, तो इसके ऊपर तो नहीं लगेगा, लिमिट 1 CR होती है, तो इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, एक्सेस कितना है, 20 लाख। 1 CR से जो एक्सेस होता है उसके ऊपर लगता है, तो 20 लाख का आ जाएगा इसका आंसर। देख लो एक बार। ठीक है, 2% रेट होता है, तो 2% लग जाएगा 20 पे। फूड कैश विड्रॉ बाय मिस्टर राहुल अट्रैक्ट TDS। अब देखो राहुल के ऊपर, ये तो रजत था, राहुल हो रहा है, हिज ब्रदर राहुल, वो फाइल नहीं करता रिटर्न, और उसने विड्रॉ करा 50 लाख सॉरी। तो 50 लाख है, तो इसके ऊपर इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी ना। तो 20 से एक्सेस कितना हो गया, 30 हो गया, तो इसके ऊपर 30 पे 2% लग जाएगा, राइट गाइस, क्योंकि रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर लग जाएगा 20 से एक्सेस के अमाउंट 30 हो गया, उसके ऊपर 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ रजत एज्यूमिंग दैट नोट ऑफ 115 BAC। अब टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है, इंफॉर्मेशन देख लो एक बार ऊपर। नेट प्रॉफिट था इसका 60 लाख, बिजनेस से आ रहा था, राइट। इसके अलावा डिविडेंड इनकम आ रही थी इसको 12 की। ओके, और हाउस थे इसके 2 हाउस थे सेल्फ ऑक्युपाइड, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा था 2.5। अब देखो 2.5 था इंटरेस्ट, लेकिन इसके ऊपर कितना मिलेगा इसको, सिर्फ 2 लाख लिमिट होती है। ओके, सेल्फ ऑक्युपाइड पे। और इसके अलावा क्या करा है, और बर्थडे पे इसको गिफ्ट मिला है 5 लाख का, और देखो फ्रेंड से मिला है, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, 56 to 10 लग जाएगा। ओके, बस। और एक डीम्ड इनकम हम अपन ने निकाल रखी थी 8 लाख यहाँ से। तो कैलकुलेशन देख लो, 60 बिजनेस हो गया, डिविडेंड आ गया 12, HP लॉस 2 लाख लेंगे क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड था, तो लिमिट होती है 2 लाख, गिफ्ट मिला 5 लाख का फ्रेंड से, और डिविडेंड 8 लाख जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा था। तो 83 लाख इसकी आ जाएगी इनकम, राइट। और लास्ट पार्ट देख लो इसका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रोस लायबिलिटी ऑफ रजत नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAC। तो लायबिलिटी निकाल लो यार, सीधा इसके ऊपर ना टेबल लगा दो, जो अपनी सेलिब्रेट होती है ना वो लगा दो। अब देखो इसकी इनकम कितनी आ रही थी, 23 लाख आ रही थी, 23 लाख नहीं आ रही थी भाई, 83 लाख थी, 83 लाख थी, 50 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेस भी लग जाएगा 10%। ओके, जो सरचार्ज होता है 10% वो लग जाएगा, और HEC तो लगती है 4%। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आपका टैक्स आ जाएगा। तो कंप्लीट करती है हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ओके, मिलते